वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, अपना माइक ऑफ रखें ताकि we can start a lecture. अच्छा, today's lecture is about organizing logistics within the firm. ये हमारा chapter 4 है. In this we are going to discuss the logistic activities which are fragmented or unified, or which can play an effective role in determining the organizational logical effectiveness and efficiency. हम ये पढ़ेंगे इसमें कि हमने फर्म में अंदर क्या चीज़ें इस तरह स्ट्रक्चर करनी है, क्या चीज़ डिज़ाइन करना है लॉजिस्टिक में, और किस तरह इसको हम आगे ले जाएंगे। और उसमें प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, रिस्क, सस्टेनेबिलिटी और कम्प्लेक्सिटी का क्या एम्फेसिस है और क्या इश्यूज इसमें आ रहे हैं, इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें जहन में रख लें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लेक्चर के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम फिर बाद में क्वेश्चन जो है लोग फिर भूल जाते हैं। तो विद इन द लेक्चर इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा, अब लॉजिस्टिक की अहमियत क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक तो हमने पढ़ लिया ओवरऑल। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉजिस्टिक की क्या अहमियत है, क्योंकि जब हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए या साइज उसके लिए देखते हैं, कोई जगह उसके लिए देखते हैं, तो उसका लोकेशन का इन्फ्लुएंस कहाँ पर जाता है और हम इसको क्यों सेंट्रलाइज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको समझें। अब कंपनीज की साइज जो है, हम अगर उसको देख ले लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ के साथ, तो अगर हम उसको मैनेजरियल टैलेंट के साथ इसको कंपेयर कर लें, या इसको जो है हम मैनेजर के साथ देख लें, क्योंकि लॉजिस्टिक मैनेजर ही होता है जो आपके हर चीज़ को वो देखता रहता है, और उसकी कंप्रहेंसिव एक डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होती है कि हम ये देख लें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिस्टिक। अब इसमें जो हम फ्रेगमेंटेड, अभी जो मैंने पहले बता दिया, फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक, वो लॉजिस्टिक जो आपका मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ ही होता है, मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट में वो आपका बिछाया जाता है, या उसको जो है हम उसके थ्रू करते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं, तो उसको फिर हम इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक में हम डिवाइड करते हैं। अब इनबाउंड क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा, जो आउटबाउंड है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होगा। अब उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके साथ, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है आउटबाउंड में ट्रांसपोर्टेशन है, डिमांड फोरकास्टिंग है, वेयरहाउस मैनेजमेंट है और कस्टमर सर्विस है। वह जब आप इनबाउंड की बात करते हैं तो उसमें पैकेजिंग हो गया, मटेरियल हो गया, आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है आपका इनबाउंड। तो फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को यकजा करना, तो वो आपका फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि काम जो है इसको इंटीग्रेट करना, उसको सही करना, यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक का काम है कि किस तरह इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब चूंकि लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज जो है वो आपके स्प्रेड होती हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक है हम विद इन द फर्म पढ़ते हैं, तो वो क्या है कि हम ज़्यादातर चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हम उसको पढ़ें। अब इसमें जो है आपका साइज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का साइज को देख लें, और लाइक वाइज हम ये भी देख लें कि उसमें पर्टिकुलर लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। अब उसमें अगर हम देख लें तो लॉजिस्टिक की कुछ एक्टिविटीज जो है वो स्कैटर्ड थ्रू आउट द फर्म होती हैं, और उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि हम ये देख लें कि मार्केटिंग सही तरीके से हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से हो रही है, और उसमें हम इफेक्टिव और एफिशिएंट लॉजिस्टिक प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देख लें, इसमें एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर। अब यूनिफाइड लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर क्या है कि जब आप मल्टीपल लॉजिस्टिक एक्टिविटीज को कंबाइन कर ले और उसको मैनेज कर ले एज अ सिंगल डिपार्टमेंट, मतलब आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज को यकजा कर ले और उसको सिंगल डिपार्टमेंट में लाए, तो वो यूनिफाइड लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर उसको आप फर्दर क्लासिफाइड कर ले, या उसको आप नंबर या टाइप ऑफ एक्टिविटीज असाइन कर ले इस डिपार्टमेंट को, तो वो क्या है कि वो बेसिक यूनिफॉर्म लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर में फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन को अलग कर देंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अलग देंगे और वेयर हाउस को अलग। तो ये कह रहे हैं कि उसको अगर आप यकजा करते हैं तो आप किसी यूनिफॉर्म लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर को देंगे कि वो मल्टीपल एक्टिविटीज को कंबाइन करके एक जगह पे सारी चीजों को चलाए। अब एडवांस यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें बोथ
बेसिक प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज और उसके अलावा जो है आपके जितने भी सेवरल अदर एक्टिविटीज है या डिमांड फोरकास्टिंग या प्रोक्योरमेंट है, सबका ये लेन देन ये इसी में होता है। किस चीज में होता है जी? एडवांस यूनिफाइड स्ट्रक्चर में होता है। अगर आप सिंपली उसमें देख ले तो वो तो मुख्तलिफ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को यकजा गया है, लेकिन यहाँ पर आप डिमांड फोरकास्टिंग और प्रोक्योरमेंट को भी उठा के इसी यूनिफाइड लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर में डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देख लें तो एक हमारे पास है सेंट्रलाइज लॉजिस्टिक और एक होता है डिसेंट्रलाइज लॉजिस्टिक। अगर आप उसके हवाले से हम देख ले, यूनिफाइड स्ट्रक्चर में उठा ले या फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर को उठा ले, अभी मैंने जो बता दिया फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर और यूनिफाइड में फिर आपको एडवांस का बता दिया। अगर उसको हम फिर और इफिशिएंट बनाने के लिए और कम्युनिकेशन उसका इनबाउंड और आउटबाउंड के साथ अगर हम सही तरीके से कर लें तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए उसको और भी डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को। उसमें हम सेंट्रलाइज लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को उठाते हैं और डिसेंट्रलाइज लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंट्रलाइज क्या है? सेंट्रलाइज लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें आपकी कंपनी मेंटेन रखती है एक सिंगल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, वो सारी चीजों को देखती है। तो वो क्या बनता है जी? सेंट्रलाइज, मतलब एक सिंगल डिपार्टमेंट को रखना और सारी चीजों को देखना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जब आप डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसके मद मुकाबले, मतलब उसके उलट, जिसका मतलब ये है कि आप लॉजिस्टिक के रिलेटेड डिसीजन आप सेपरेटली डिविजनल लेवल पे करते हैं। मतलब आप हर चीज को एक जगह पे नहीं लाते, आप डिपार्टमेंट को डिवाइड करके आप हर बंदे को अपना अपना काम दे के क्या आप अपने तरीके से करें। आप यकजा एक जगह से इंफॉर्मेशन आप वो आपको स्प्रेड नहीं होगा, आपको वो लीड नहीं होगा, आप अपने ही तरीके से कर ले तो फिर आपका वो डिसेंट्रलाइज बन जाए। ठीक ना? हाँ, अफगान स्टूडेंट्स दल तश्ता कना गई ना होता उसको। जी यहाँ पे अफगान स्टूडेंट्स हैं, अफगान स्टूडेंट तश्ता की। जी इजाजुल हक शेरजाद और सनाउल्लाह। इजाजुल हक, सनाउल्लाह। नहीं जी, हम पाकिस्तानी नहीं। इजाजत अच्छा, हक आता था नहीं। ठीक था तासु ने होता पोस कोमा तपोस दादे जिस्तासु पिक्चर तकार करे नो लॉजिस्टिक ताउस्ता सेंट्रलाइज में लाव शुए दे के डिसेंट्रलाइज में लाव शुए दे लॉजिस्टिक बारे के वो बसना से ताउस्ता पता लगी दे ये लेक्चर के। जी دا څه خو سره زموږ د ارګنایزیشن کې دغه نشته لکه دغه لاجسټکس ولا خو زموږ خیال ډیسنټرلایز ځکه دی چې کوم زموږ فیلډ افیسز دي نو हाँ هغه هغوی کوي پرچیز هغوی کوي. हाँ गई परचेज के हर सा गई हाँ गई थे नोगोरा देखिए फायदा हो पयो लेवल के स्टा अब बबल लेवल के जके नहीं जी मिसाल कतवे यो साइड नशीनो यो साइड न जमा पर लिहाज सर यो साइड ना हने वो डिसेंट्रलाइजेशन की स्टा मिसाल कार सेवा आपका काम ज्यादा हो जाता है और आप उसमें जो है हर बंदे को अपना एक्टिविटी देते हो, लेकिन ये होता है कि आपका कॉस्ट भी ज्यादा आएगा जब आप उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं। लेकिन जब आप सेंट्रलाइज करते हैं तो उसमें एक एडवांटेज आपको ये बंदे की कॉस्ट सेविंग आ जाती है। कॉस्ट सेविंग का मतलब कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन 5 डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी जब फराम करता है तो उसका ज्यादा पैसा लगता है। अगर वो एक जगह से वो करता है, डील करता है, तो उससे ज्यादा फायदा इसको ये होगा कि वो एक जगह से ऑपरेट करेगा, सारा के सारा इंफॉर्मेशन, सारा के सारा जो काम है वो वहां से हैंडल होगा। अब जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उसमें कंपनी का भी नुकसान है और आपका सबसे ज्यादा खर्चा भी उस पर आएगा। अगर आप देख ले जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी आपके मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट जितने भी हैं आपके टॉप लॉजिस्टिक पर्सन, तो उसका एट्रीब्यूट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो देखते हैं कि सीनियर लेवल या वाइस प्रेसिडेंट लेवल या जो भी है उसमें ये देखते हैं कि कितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लॉजिस्टिक टॉप लॉजिस्टिक होल्ड को देख लें तो जनरली वो अपने आप को सी लेवल पे लाते हैं। मतलब सी लेवल मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसर लेवल पे लाते हैं कि वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं और उसको जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी समझते हैं या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो इसलिए कि कंपनी में जो होल्डिंग पोजीशन चीफ लॉजिस्टिक ऑफिसर का होता है वो लॉजिस्टिक फंक्शन का ही होता है और वो अपने आप को एक ग्रीन माउंटेन कॉफी जो भी है आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो एक लीडर स्पेशलिटी होती है ना उसकी, और वो अपनी इस कॉम्प्लेक्सिटी और जितने भी उसमें बिजनेस होते हैं उसको वो हैंडल करते हैं। अगर आप उसको देख ले
तो सारा के सारा लॉजिस्टिक का काम उसी लॉजिस्टिक मैनेजर के हाथ में होता है और वो सारा उसको ही हैंडल करता है। ठीक है कृष्णा, वेट कर ले सर। सर एक मैंने रिसेंटली एक ट्रेनिंग अटेंड की थी सप्लाई उस पे प्रोक्योरमेंट पे सर। जी जी सवाल करें जी, आपका क्या सवाल है? जी कि एक ट्रेनिंग अटेंड की थी सर प्रोक्योरमेंट पे, तो उन्होंने कहा था कि एक तरह का ये भी हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है सर वो एक जगह से हो, यानी प्रोविंशियल लेवल पे हो, क्योंकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो वो कह रहे थे कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस वो इधर प्रोविंशियल लेवल पे हो, लेकिन जो वो करें क्या कहते हैं पेमेंट करे तो वो अच्छा फील्ड ऑफिस करे। तो अच्छा ये कौन ये, सा स्ट्रक्चर है? नहीं नहीं, अगर आप उसको देख ले तो ये फिर आपका एडवांस यूनिफाइड में आएगा। वो इसीलिए असल में ये डिसेंट्रलाइज में इसलिए आएगा और यूनिफाइड में हम उसको डालते हैं। अगर डिसेंट्रलाइज में इसको हम डालते हैं क्योंकि इसकी एक्टिविटीज अपनी होगी ना, क्योंकि पेमेंट मतलब जो काम है वो यहाँ लेवल पे है, मतलब नेशनल जगह से नहीं आया। अगर एक जगह से ऑपरेट होता या एक जगह से एक्टिविटीज आपको दी जाती तो वहां से आपको उसकी पेमेंट भी हो जाती। लेकिन ये क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आप इसको दे दे, ये आगे फॉरवर्ड करेगा और काम दूसरे बंदों को दे देगा। तो ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज नहीं। सेंट्रलाइज में एक जगह होगा, आपको वहां से माल मिलेगा या जो भी चीजें हैं वो वहां से मिलेगा और यहाँ पे आपको एक जगह पे रिसीव हो जाएगा। मतलब जो भी चीजें हैं वो आपको एक जगह से मिलेगा, दूसरी जगह से नहीं। अब ये डिवाइड हो गया है, तो डिवाइड जब हो जाता है तो ये डिसेंट्रलाइज बन जाता यानी सर इस तरह है कि एक टेंडर एक ही होगा, एक ही कंपनी माल सप्लाई करेगी, लेकिन फील्ड ऑफिस में फिर वही कंपनी उधर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वहां पे पहुंचाएगी और पेमेंट वहां से कर लेगी। है। ठीक है, लेकिन आप बात को सही तरीके से नहीं समझे। अगर आप दोबारा ये देख ले डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में, तो सेंट्रलाइज में वही बात आ जाती है कि आप एक सिंगल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सारी चीजों को एडमिनिस्टर करता है। जब आपने कहा कि एक पेमेंट कर रहा है, दूसरा जो है काम कर रहा है, ठीक है ना? एक पेमेंट कर रहा है, दूसरा जो है वो उसकी डिलीवरी कर रहा है, तो ये क्या है? ये डिसेंट्रलाइज हो गया ना, काम को उसने डिवाइड किया। जब काम डिवाइड हो जाते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। सेंट्रलाइज में आपका काम जो है एक जगह से ऑपरेट करेगा। समझ आई आपको? जी सर समझ गए। ठीक है। अब उसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पढ़ते हैं जब आप लॉजिस्टिक में आ जाते हैं। असल में ये स्लाइड में बना रहा था, लेकिन शायद कल छुट्टी है। छुट्टी तो है, खैर वो इलेक्शन की वजह से, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि अभी क्लास ले लें। ठीक है, मैंने तो मैसेज किया था, लेकिन वो टाइम की वजह से, क्योंकि कल जो है सब बिजी होंगे, इसी वजह से मैंने आज मुनासिब समझा कि अभी क्लास ले लें। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ चीज़ों को जब आप ले लें तो उसकी एक डिटेल रिपोर्ट भी हम बनाते हैं और उसका रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अब डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिज़ाइन जो है आपका कंसर्न है विद इश्यूज, और उसमें आप देखते हैं कि कौन सी वर्क रिलेटेड डिसीजन आपने अपनाने हैं और उसमें कौन सा कम्युनिकेशन चैनल आपने बिटवीन वर्कर्स और मैनेजर्स और अमंग अदर थिंग्स कैसे बनाना है। अगर आप उसको देख लें तो हमारे पास जो 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है, उसमें हायरार्किकल आप देख लें, मैट्रिक्स और नेटवर्क। हायरार्किकल आप लोगों को पता होगा, या हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे टॉप पे होता है, पर उसमें जो है आप रीजनल लेवल पे लाएं तो आपके फिर डिपार्टमेंट या फंक्शन लेवल पे लाएं, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मैनेजर, उसको आप डिवाइड करते हैं, फिर नीचे एग्जेक्टिव पे आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। और उसमें आप देख लें कि उसमें आपके फॉर एग्जांपल 10 से 20 एम्प्लॉयज होते हैं, या इसमें आप एम्प्लॉयज को ये बताते हैं कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। अच्छा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिजाइन में एक मसला ये भी हो सकता है कि सोसाइटल चेंजेस, मतलब आपकी इंडिविजुअलिटी और क्वेश्चनिंग अथॉरिटी जो है वो आप इजीली अकोमोडेट नहीं कर सकते, या आपकी एक अपनी कमांड या कंट्रोल फिलॉसफी होगी, तो फिर वो उसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है। अब मैट्रिक डिजाइन में क्या होता है? अब एक एम्प्लॉय के पास जो है, आपके पास क्रॉस फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, मतलब मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। और उसमें फॉर एग्जांपल एक मैनेजर जो है वो स्माइल अप्लायंस में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करेगा लॉजिस्टिक वालों को,
फिर प्रोडक्शन वालों को रिपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो उसको बताएगा। मतलब उस मैट्रिक्स डिजाइन में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है। अब हिरार्किकल में तो एक एक्टिविटी होगी कि आप एचआर हो या आप लॉजिस्टिक में मुख्तलिफ जगह आपको दिए कि आप उसका काम करें। लेकिन जब आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय के पास जो है मुख्तलिफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसमें वो जो है अप्लायंस या मतलब आप मुख्तलिफ जॉब्स वो एट अ टाइम एक बंदा कर रहा है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स नहीं ज्यादा कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब इसमें ये भी होता है कि आप इस डिजाइन में एक फायदा एक ये है कि आप मैनेजर हैं तो आपके पास जितने भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट है तो वो तो आप एक जगह पे पूरी कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप ऑपरेट करेंगे, आपके नंबर ऑफ मैनेजरी लेवल पे आपके एम्प्लॉयज भी होंगे जिसको आपने फिर देखना पड़ेगा। मतलब आप एक ऐसा डायरेक्टर हैं जो आप मैट्रिक स्ट्रक्चर में हैं, तो आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, तो आपके लिए मसले भी ज़्यादा हों। अगर आप हिरार्किकल में हैं और आप सिर्फ एचआर मैनेजर हैं तो आपका सिर्फ काम एचआर के साथ। अगर आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके पास मुख्तलिफ लोग होंगे, उसको फिर डील करना, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो। ठीक है, अब हिरार्किकल और मैट्रिक्स अगर उसको अगर आप सही तरीके से एनवायरनमेंट या किसी जगह पे आप देख लें तो उसमें आप कह सकते हैं कि कॉस्टली भी हैं। मतलब इंफॉर्मेशन आपको इतना नहीं देते, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि बिग डेटा की अवेलेबिलिटी, मतलब आपके पास ये भी हो जाता है। लेकिन हायरार्किकल और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब आपके पास नंबर ऑफ डिसीजन जो है अल्टरनेटिव और आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं ये आपके पास हो तब ये सही है, अदरवाइज ये फिर सही नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, आप जब जहां पर ऑपरेट करते हैं मतलब लॉजिस्टिक में जहां पर आपका काम लिमिटेड, मतलब टाइम कॉन्स्ट्रेंट जो है आपके पास लिमिटेड हो, तब ये सही है। अगर टाइम मतलब आपके पास बिल्कुल ज्यादा है या आप टाइम जो है बिल्कुल इसकी पाबंदी करनी चाहिए, तो उसमें फिर आपका एक मसला आ जाता है जिसमें आप ये भी देखते हो कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट किस चीज पे आ रहा है और उसमें जो है आपके पास अल्टरनेटिव। अच्छा ये मुझे बताइए, आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों ने कौन से हायरार्किकल स्ट्रक्चर या मैट्रिक स्ट्रक्चर किस जगह में काम किया है? क्योंकि आप लोग तो ज्यादातर जो है एडमिनिस्ट्रेशन या इस जॉब में काम कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि किस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने काम किया है, मैट्रिक्स में या हायरार्किकल स्ट्रक्चर? सर ये इस तरह होता है कि है तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से, लेकिन फिर ये होता है कि किसी भी बंदे को कोई भी टास्क असाइन हो सकता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये फिर आप कह सकते हैं कि दोनों का आपने काम लिया, मतलब आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में दिए हैं और आप हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों का आपने मिलाप बनाया, मतलब आप दोनों का काम कर रहे हैं। अब इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है जिसको हम नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कहते हैं, जो आपका फंक्शन से प्रोसेस पे आ जाता है। मतलब आपका अब आप जो काम कर रहे हैं वो आपका तकरीबन वो डिजाइन जो है आपका इसी में नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में शुमार हो जाता है, क्योंकि जब आप फंक्शन का काम कर रहे हो और डायरेक्ट आप प्रोसेस पे आ जाते हैं। मतलब आपकी फिलॉसफी प्रोडक्ट और प्रोसेस जो है आपने डिवाइड की है, टास्क को डिवाइड किया, लेकिन आप फिर भी आप आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका काम क्या होता है कि आप वैल्यू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं और उसमें आप इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, और उस नेटवर्क को समझने के लिए आप क्या करते हैं कि आप इम्प्लीकेशंस बनाते हैं ताकि वो आप समझे इस चीज को। ठीक है, एक और चीज जो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू क्रिएशन? इसका मतलब ये है कि आप किसी कस्टमर के लिए वो वैल्यू दें। अब मैंने आप लोगों को शायद पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्या है। जी एहसान, सॉरी आपका नाम मैं भूल गया, आप मुझे बताइए कस्टमर के लिए वैल्यू क्या है? सर कस्टमर के लिए वैल्यू मतलब यानी जो जिस चीज के वो पैसे दे रहा है उससे थोड़ा सा उसको ज्यादा बेनिफिट दे। ठीक है, मैं आप वैल्यू वही होता है मतलब जो प्रोडक्ट उसको रिसीव हो जाता है
और उससे वो जो सर्विसेज अखज़ कर रहा है तो वही उसकी वैल्यू है ना। तो वो प्रोडक्ट जो वो इस्तेमाल कर रहा है उससे जो वैल्यू उसको रिसीव होती है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वैल्यू ये होती है कि वो पैसे ले लें, प्राइस ले लें, लेकिन कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू बन, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन है ये सारा के सारा कस्टमर फोकस होता है। और हमारे लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोकस प्राइस होता है कि वो प्राइस से वैल्यू लेता है, मतलब उसका प्रॉफिट प्राइस से आ जाता है। अगर आप मिसाल ले लें, एक जगह पे तो आप फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर इंटरेक्शन को, लेकिन दूसरी जगह पर आप क्या कर रहे हैं कि आप इसको एम्पावर कर रहे हैं। अब एम्पावर जो है आप कस्टमर को नहीं कर सकते, आप ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करते हैं और उसका काम क्या होता है कि किसी तरह वो डिसीजन इस तरह बना रहे कि वो कस्टमर के साथ एसोसिएट बन जाए। और अब यहाँ पे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप सारी चीज़ों को जो है स्टार्ट में एक फंक्शन पे लाते हैं और बाद में फिर आप उसको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। ठीक है? अब लॉजिस्टिक पर्सपेक्टिव में अगर आप नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को देख लें, तो उसमें एक चीज़ है रिलेवेंसी, मतलब आप सैटिस्फाई कर रहे हो किसी करंट और इमर्जिंग कस्टमर नीड्स को, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आप देख लें यहाँ पे मेंशन है रिस्पॉन्सिवनेस ये वाला। इसमें जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन को अकोमोडेट करना पड़ेगा यूनिक और अनप्लान कस्टमर रिक्वेस्ट को। अब रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है कि आपसे कोई इस तरह के सवालात भी किए जाते हैं कि यार हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से फिर आप डिसीजन जब करते हो तो वो आपका नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो किसी तरह सारी चीज़ों को देखता रहता है और वो उसका जवाबदेह होता है कि वो चीज़ किस तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन देगा, उसको जो है एड्रेस करे। इसमें एक और चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की वो एबिलिटी जो वो उस सिचुएशन के मुताबिक उसको वो मालूमात दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें, तो जब एक चीज़ पोस्टपोनमेंट हो जाती है, कोई लेबलिंग का मसला आ जाता है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो फिर नाउन हो जाती है, तो उसको फिर कैसे डील करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो किस तरह अपने कमिटमेंट और अपने कोर्स ऑफ एक्शन को किस तरह समझे, ठीक है ना? अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैनेजरियल इश्यूज इन लॉजिस्टिक इसको हम पढ़ लेते हैं। तब तक आप थोड़ा-सा इसको आगे पढ़ लें, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लें, ठीक है? एक ब्रेक लेते हैं।